हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल हर्षा की क्लास। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली समझेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से कंजर्व किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण। तो संरक्षण किस तरीके से किया जाता है पेड़ पौधों का, जानवरों का, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। We saw in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. पहेली और बुजो फॉरेस्ट जाते हैं, जंगल जाते हैं अपने प्रोफेसर के साथ, अहमद एंड टीबू। They were eager to share their experiences with their classmates. ठीक है, तो अब वहाँ उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस उनको मिले, वो सारी चीज़ें वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना चाहते हैं। What is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves? तो पहेली के माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्या ज़रूरत है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाने की, नेशनल पार्क्स बनाने की, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने की। इनका क्या पर्पज़ है? क्योंकि वैसे भी जंगल में ये सारे जानवर बड़े आराम से रह सकते हैं, पेड़ पौधे भी जंगल में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी इन सारी जगहों। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़। एक्चुअली इन सारी जगहों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट में से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। पेड़ों को काट दिया जाता है और जानवरों को मार दिया जाता है, उनकी हंटिंग होती है, ठीक है, स्मगलिंग होती है बहुत सारी चीज़ों की, लकड़ियों की और एनिमल्स की जो स्किन होती है उसकी स्मगलिंग होती है। तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत से पेड़ पौधे हैं, ऐसे बहुत से जानवर हैं जो अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मीन्स वो विलुप्त होने वाले हैं, अब उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म होने वाला है। तो ऐसा ना हो इसलिए इन सारी चीज़ों को बनाना पड़ता है ताकि ये सारे एक्सटिंक्ट होने वाली जो कैटेगरीज़ हैं या वैसे भी जनरल जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, वो सेफली इन जगहों पर रह सकें। डिफॉरेस्टेशन मतलब ये होता है कि जब आप कटिंग करते हो ट्रीज़ की, है ना, पूरे के पूरे फॉरेस्ट साफ़ कर दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, सिटीज़ डेवलप करने होते हैं, इतना कुछ करना होता है कि पूरे के पूरे जंगल जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो बहुत तरीके की वैरायटी मीन्स बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल्स हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो ये क्यों ज़रूरी है यार? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक प्राणी का इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस जो होता है वो किसी पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे एक फूड चेन भी बनती है। देखिए, फूड चेन होती है तो फूड चेन में सभी जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, जो घास खाने वाले, पेड़ पौधे खाने वाले जानवर हैं, वो पेड़ों को खाते हैं। फिर उसके बाद जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन घास खाने वाले जानवरों को खाते हैं। और जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं इनके ऊपर ओमनीवोर्स होते हैं। तो ये एक पूरी एक सीरीज़ होती है, एक चेन होती है। इनमें से बीच में से आप कोई भी कड़ी अगर हटाते हैं तो पूरा का पूरा जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है एनवायरनमेंट में। अब अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? हमारी एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि ऑलरेडी बढ़ रही है क्योंकि हम बहुत तेज़ी से जंगलों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इतनी जो गर्मी पड़ने लगी है, अल्ट्रावायलेट रेज़ जो सूरज की जो किरणें हैं वो हमें हार्म करती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम ब्लाइंडली पेड़ों को काटते हैं। Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. तो deforestation बहुत बड़ा कारण है कि आज की डेट में एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब जंगल नहीं रहेंगे तो वो जानवर कहाँ जाएंगे? पेड़ों पे रहने वाले जानवर या पेड़ों को प्लांट्स को खाने वाले जानवर, वो सारे कैसे एग्जिस्ट करेंगे? वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब आप जंगलों को क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, पेड़ों को काटना, फॉर मेकिंग द यूज़ ऑफ दैट लैंड, उस ज़मीन का दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल करने की वजह से।
तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन्ड बिलो। तो कुछ कुछ कारण यहाँ पे मेंशन है जिस वजह से पेड़ों को काटा जाता है। प्रिक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन वहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए भी कई बार लैंड को वहाँ से फॉरेस्ट हटा दिया जाता है, जंगल को साफ करके उसको एक खेत में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है फॉर यूजिंग इट फॉर कल्टिवेशन। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्री, घर बनाने के लिए, है ना, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगा दिए जाते हैं जंगलों को साफ करके। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर जो वुडन फर्नीचर्स होते हैं उनके लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है, तो लकड़ी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फर्नीचर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शो पीसेस आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं लकड़ियों के। इसके बाद आप जो पेपर यूज़ करते हैं वो पेपर भी किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, इसके लिए भी पेड़ काटे जाते हैं। लकड़ी को फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल मीन्स ईंधन, तो ईंधन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार डिफॉरेस्टेशन मैन मेड ही होता है, इंसान ही उसको करता है। कई बार डिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स और ड्रॉट्स की वजह से। फॉरेस्ट फायर, कई बार जंगलों में आग लग जाती है। ये आग इसलिए लगती है क्योंकि घास अगर सूखी होती है, बहुत प्लांट्स और घास इस तरीके की अगर सूखी होती है और सन की हीट बहुत तेज़ी से उन पर पड़ती है तो वो घास धीरे धीरे आग पकड़ लेती है और फिर वो पूरे के पूरे जंगल में फैल जाती है, तो पूरा जंगल ही साफ़ हो जाता है। इसी तरीके से सीवियर ड्रॉट्स मीन्स सूखा पड़ जाना, जब बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ने की वजह से भी जंगल कई बार ख़त्म हो जाते हैं। एड मोर कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट। तो आप इस चीज़ को अब सोचिए और बताइए कि क्या और कॉजेज़ हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। अच्छा, अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है हमने जान लिया। कॉन्सिक्वेंस क्या है डिफॉरेस्टेशन का? कॉन्सिक्वेंस मीन्स इनके इफेक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं, इनसे होता क्या है। डिफॉरेस्टेशन तो हो गया, अब उसके बाद इसका क्या आउटकम निकल के आएगा वो देखते हैं। पहेली एंड बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर्ड that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. This is very very important, you have to mark it कि deforestation से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा कि जो हीट है सन की वो ट्रैप होने लगती है, एनवायरनमेंट में वो ट्रैप होने लगती है और उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अर्थ का बढ़ने लगता है, पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, फिल्टर करते हैं। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, तो हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोवर्ड। ग्राउंड वाटर मतलब जो हमारे धरती में जो नीचे पानी है वो उसका लेवल भी जो है काफ़ी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ही ज़्यादा पानी, ग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ेगा। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी डिक्रीज होने लगेगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। डिफॉरेस्टेशन होने से, पेड़ पौधे काटने से ओवरऑल जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, नेचर में ही एक गड़बड़ हो जाती है। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of soil decrease. रेनफॉल नहीं होगी अगर इसी तरीके से, जिस तेज़ी से हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, अगर उसी तेज़ी से हम काटते रहेंगे तो आने वाले कुछ सालों में रेनफॉल नहीं होगी। रेनफॉल ना होने की वजह से स्कैसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। स्कैसिटी ऑफ वाटर मीन्स पानी की कमी हो जाएगी, जो कि आज की डेट में कई सारे शहरों में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। पेड़ पौधे ना होने से नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि फ्लड, बाढ़ का आना, ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाना, ये सारी दिक्कतें भी बढ़ जाएंगी। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप, रिजल्टिंग
इंक्रीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कब, किस प्रोसेस में यूज़ करते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। प्लांट्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं। अब अगर प्लांट्स ही कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है अवेलेबल, उसका यूज़ नहीं होगा और उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा और जब ये बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी। This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth। देखिए धरती पे सन से जो रेज आती हैं वो पड़ती हैं, ठीक है, बहुत सारी रेज आती हैं। अब इनमें से कुछ रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो वापस चली जाती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होगा वो उतनी ही ज़्यादा सूरज की किरणों को, रेस को ट्रैप कर लेगा, गर्मी को ट्रैप कर लेगा और जितनी ज़्यादा गर्मी ट्रैप करेगा ऑब्वियसली हमारे एटमॉस्फेयर में उतनी ही ज़्यादा गर्मी बढ़ती चली जाएगी। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल। अब जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी उतना ही ज़्यादा रेनफॉल में गिरावट आ जाएगी और उस वजह से ड्रॉट, सूखा पड़ने लगेगा। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इट इज़ अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। सॉइल का एक टेक्सचर होता है, वो टेक्सचर बनता है कॉन्टीन्यूस रेनफॉल होने से, ठीक है, नेचुरल जो रेनफॉल होती है उससे बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं मिट्टी के अंदर, उससे होता है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, तो जो मिट्टी होल्ड करके रखते हैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो मिट्टी को पकड़ने के लिए जड़ें अवेलेबल नहीं होंगी और इस वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखिए सॉइल इरोजन एक फिनोमिना होता है जिसमें मिट्टी जो है वो इरोड हो जाती है। मींस जब रेनफॉल हुई तो मिट्टी पूरी बहती चली, क्यों, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के रखने वाली जड़ें तो है ही नहीं, पेड़ पौधे हैं नहीं जो मिट्टी को होल्ड करके रखे। तो सॉइल इरोजन का एक मेजर कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। तो जब ऊपरी परत, जो टॉप लेयर होती है मिट्टी की, वो तो बह गई, उसके बाद क्या हो गया, जो नीचे की लेयर है जो कि थोड़ी हार्ड है, रॉकी है ना, ईंटे पत्थर वाली है, कंकड़ वाली जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। तो जो निचली लेयर होती है वो लेस फर्टाइल होती है, वो वैसे भी उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। तो जो फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, जो उपजाऊ लैंड हुआ करती थी, वो क्या हो गई, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। Third consequence, deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil। water holding capacity होती है मिट्टी के पास, मिट्टी पानी को होल्ड करके रखती है, ठीक है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है मिट्टी की तो ही कहा जाता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी भी अच्छी होती है। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की डिस्टर्ब हो जाएगी। जब रेनफॉल होती है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, ग्राउंड उसको सोख लेता है, मिट्टी उसको सोख लेती है। लेकिन अगर ग्राउंड में जाएगा ही नहीं पानी, क्यों, क्योंकि मिट्टी होल्ड नहीं कर पा रही है पानी को, तो सारा का सारा पानी बहेगा और इस वजह से क्या आएगी, फ्लड आएगी। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एटसेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स मिट्टी को होगी बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन तो ऑब्वियसली उसका टेक्सचर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी और उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट भी कम हो जाएगा। We have studied in class 7 that we get many products from forest. List these products. Will we face shortage of these products if we continue cutting trees? तो हमें बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती हैं, तो आप लिस्ट करिए कि कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और अगर इतनी ही तेज़ी से पेड़ पौधे काटे जाने लगेंगे तो फिर क्या वो सारी चीज़ें हमें कभी मिल पाएंगी। Animal life is also affected by deforestation. How? List the points and discuss them in your class. तो वाइल्ड लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो सारे जानवर कहाँ जाएंगे, वो उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म होने लगेगी। तो ये भी आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, आप लिस्ट भी कर सकते हैं और आगे हमें इस चैप्टर में देखने को भी मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमने बात कर ली प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम क्या थी, डिफॉरेस्टेशन।
अब बात करने वाले हैं हम कि इसको कंजर्व कैसे करें, कंजर्वेशन किस तरीके से करें हम जंगलों का और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का। Having become aware of the effects of deforestation, पहेली एंड बूझो आर वरीड। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स पता चल गई पहेली और बूझो को डिफॉरेस्टेशन से होने वाली प्रॉब्लम्स, दे गो टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। तो उन्होंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि ये सारी चीज़ें हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे इनको कंजर्व कर सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली बूझो एंड देयर क्लासमेट्स। तो प्रोफेसर अहमद ने उनके लिए एक ट्रिप प्लान की। वो ट्रिप कहाँ के लिए प्लान करी उन्होंने? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए उन्होंने ट्रिप प्लान की, ताकि वो इन बच्चों को प्रैक्टिकली समझा सके कि कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है फॉरेस्ट का, एनिमल्स का। ओके, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये है मध्य प्रदेश में लोकेटेड। He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats। तो यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं हिमालयन पीक्स में जो वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की, और जो लोअर वेस्टर्न घाट्स में जो वैरायटी है वहाँ से काफ़ी सिमिलर है। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। बायोडाइवर्सिटी, तो अब यहाँ पे आपको एक वर्ड आया बायोस्फेयर और दूसरा वर्ड आया है बायोडाइवर्सिटी। ये दोनों क्या होते हैं, चलिए इसको देखते हैं पहले। बायोस्फेयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये पूरी अर्थ है, अर्थ में सभी हिस्से लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अर्थ के वो हिस्से, वो रीजन्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पनप सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, उस हिस्से को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो जो वाटर कंपोनेंट है बायोस्फीयर का, वाटर वाला रीजन है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर यानी एयर वाला जो अबव द अर्थ वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट गैसेस होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर आर सर्वाइवल। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो भी गैसेस हैं वो सारी कहाँ पे हैं? एटमॉस्फेयर में हैं। इसी तरीके से लैंड वाला हिस्सा, लैंड का वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर आर दी कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फेयर। तो अब बायोस्फीयर हमें समझ में आ गया। बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? हमारी अर्थ में हर एक रीजन के बाद जो है वो चेंजेस हो जाते हैं, प्लांट्स के वैरायटी में, एनिमल्स के वैरायटी में, ह्यूमन बींग्स के वैरायटी में, लैंग्वेजेस और रहन सहन, हर चीज़ में इतना बदलाव हो जाता है। तो इतनी वैरायटी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो इकट्ठा इस अर्थ में रहती है, और किस तरीके से इन सभी वैरायटीज़ का आपस में इंटरकनेक्शन है, इन सभी वैरायटीज़ का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती हैं। तो प्रोफेसर अहमद को ये भरोसा था कि बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पे बच्चों को देखने को मिलेगी, एक ही एरिया में इतने भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो काफ़ी यूनिक होगा। ही रिक्वेस्ट माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉई। माधव जी यहाँ पे फॉरेस्ट एम्प्लॉई हैं, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर में जा करके अंदर बच्चों को गाइड करने की जिम्मेदारी माधव जी की थी। ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आर नेशनल हेरिटेज। तो हमारी राष्ट्रीय धरोहर का एक पार्ट बनाने के लिए इस एरिया को प्रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी वेराइटी में प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ अवेलेबल है, तो इसीलिए इसको कंजर्व करके इस एरिया को रखा गया है ताकि हमारी राष्ट्रीय धरोहर का एक पार्ट बन सके। To protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked। तो यहाँ पे अब एक वर्ड आया है फ्लोरा और दूसरा आया है फौना। एक पर्टिकुलर हिस्से की, एक रीजन की जो स्पेसिफिक प्लांट लाइफ है, जितने भी तरीके के पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, उसको हम कहते हैं उस हिस्से का फ्लोरा। इसी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर रीजन के एनिमल लाइफ को हम कहते हैं फौना। वहाँ पे जितनी भी तरह की प्रजातियाँ होंगी एनिमल्स की, उन सभी को हम कहते हैं फौना। तो फ्लोरा एंड फौना जब हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि किसी एक सेलेक्टेड स्पेसिफिक रीजन की हम पेड़ पौधे और एनिमल्स की प्रजातियों की बात कर रहे हैं।
सो इस फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो एनिमल्स यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं और उनको बाहर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए उनको बहुत अच्छे से कंजर्व करके रखा जाता है। और उनके हैबिटेट मतलब किस तरीके के एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं, किस तरीके के एनवायरनमेंट में वो रहना पसंद करते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हैबिटेट ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल। नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, नेशनल पार्क्स भी, यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। मीन्स उनको बिल्कुल इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाता है कि जैसे वो फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत लार्ज एरियाज़ होते हैं, एक्चुअली इनके अंदर नेशनल पार्क्स भी इंक्लूडेड होते हैं क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत लार्ज एरिया कवर करता है। इसके अंदर वाइल्ड लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल रिसोर्सेज, यहाँ तक कि वहाँ पे रहने वाली जनजातियाँ, ट्राइबल्स को भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक पर्टिकुलर रीजन का, जहाँ पे उस रीजन की जो तमाम स्पेसिफिकेशंस हैं, तमाम स्पेशलिटीज़ हैं, वो चाहे पेड़ पौधों की बात करी जाए, चाहे एनिमल्स की बात करी जाए, चाहे वहाँ की जनजातियों की बात करी जाए, सबको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। सो द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। तो गवर्नमेंट का पूरा यहाँ पे रूल चलता है और गवर्नमेंट बहुत सारे मेथड्स, पॉलिसीज़, रूल्स बनाती है ताकि वाइल्ड लाइफ को और प्लांट लाइफ को, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, कंजर्व करके रखा जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं। अब डिटेल में देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर दी reserve area. Madhav ji explains that biosphere reserves are the areas meant for the conservation of biodiversity. वहाँ पे जितनी भी भिन्नताएं हैं अलग अलग जीवों की, पेड़ पौधों की, उन सबको कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व जैसे एरियाज बनाए जाते हैं। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। देखिए, हर एक एरिया में अलग अलग तरीके के जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। तो उन सबों को प्रोटेक्ट करके रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। देखिए, बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत वाइडर टर्म है। इसके अंदर सिर्फ पेड़ पौधे या जानवर ही नहीं आते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया का ओवरऑल कल्चर, उसको भी कंजर्व करके रखा जाता है यहाँ पे। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़े एरिया में फैला होता है जिसके अंदर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी कवर हो जाते हैं। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी। तो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े हिस्से में बनाया जाता है, इसके अंदर कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ नेशनल पार्क की और बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल मेंशन करी गई है कि आप अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में और अपनी कंट्री में आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। देखिए, ये यहाँ पे मैप दिया गया है, ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व शो किया गया है। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही देखिए बोरी सेंचुरी आ रही है, पंचमढ़ी सेंचुरी आ रही है, तावा रिजर्वायर आ रहा है, नेशनल पार्क आ रहा है, सतपुड़ा नेशनल पार्क आ रहा है। तो कितना बड़ा हिस्सा है बायोस्फीयर रिजर्व का। ओके, अब डिटेल में देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। तो इस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके का फ्लोरा है, किस तरीके का फौना है, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ कैसी है, वो देखते हैं। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो वॉक करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और उनको बहुत अच्छा लगता है। फॉरेस्ट क्या है, हमारी धरोहर ही है ना, जंगल जो है वो धरोहर है, तो ग्रीन वेल्थ उसको बोला गया है। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है फॉरेस्ट को देख करके। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। तो उनको बहुत
टॉल यानी बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे टीक के ट्रीज देखने को मिलते हैं, एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं फॉरेस्ट के अंदर। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट, शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट। ठीक है, वहाँ पे रैबिट मिलता है पहेली को। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व वो एरियाज हैं जहाँ पे एनिमल्स को बिल्कुल फ्री रखा जाता है, उनको लगता नहीं है कि वो किसी बॉन्डेशन में है। जैसे जिस तरीके से जंगल में एनिमल्स फ्रीली घूमते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे भी घूमते हैं। अब पहेली को एक रैबिट दिखता है तो वो उसके पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए, तो प्रोफेसर अहमद उसको रोकते हैं कि फिर डिफरेंस क्या रह गया, यहाँ पे भी फिर एनिमल्स डरने लगेंगे, वो छुपने लगेंगे, फ्रीली घूम नहीं पाएंगे, उनको लगेगा वो बंधन में है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एनिमल्स को यहाँ पे इस तरीके से रखा जाता है जिससे उनको उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब ना हो। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। देखिए, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स सिर्फ कुछ ही हिस्सों में पाए जाते हैं। हर एक एरिया, आप भी जहाँ पर रहते होंगे वहाँ की कुछ स्पेशलिटी होगी, कोई प्लांट्स होंगे, कोई ट्रीज होंगे, किसी तरीके के जानवर होंगे जो सिर्फ आपके ही एरियाज के होंगे। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिव टू दैट एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पेसिफिक प्लांट्स हैं या स्पेसिफिक एनिमल्स जो सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं, उनको हम फ्लोरा और फौना कहते हैं उस हिस्से के। तो आप भी पता करिएगा कि आपके रीजन का फ्लोरा और फौना क्या है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो यहाँ पे देखिए साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स और अर्जुन, ये यहाँ का फ्लोरा है। ठीक है, इस तरीके के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सारे क्या हैं, यहाँ के फौना हैं, क्योंकि ये एनिमल्स यहीं पर ही पाए जाते हैं। देखिए यहाँ इमेजेस में आपको ये सारे एनिमल्स और जो भी प्लांट्स है कुछ दिखाए गए हैं। नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पेशीज। Soon the group quietly enters the deep forest. बहुत घने जंगल में पूरा का पूरा ग्रुप मूव करता है। Children are surprised to see a very big squirrel. बहुत बड़ी सी गिलहरी देखने को मिलती है बच्चों को। The squirrel has a big fluffy tail. देखिए यहाँ पे इमेज में भी यहाँ गिवन है, ये है giant squirrel। इस तरीके की स्क्विरल आपको देखने को मिलती है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। देखिए इसकी जो टेल है वो कितनी फ्लफी, कितनी बड़ी है, और ये गिलहरी भी साइज़ में बहुत बड़ी होती है। They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. Endemic species वो species होती हैं of plants and animals which are found exclusively in a particular area. देखिए exclusively का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तो हो गया फ्लोरा एंड फौना की हमने बात करी थी कि मतलब किसी हिस्से में कुछ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन अब मैंगो है, मैंगो वहाँ पे पाया जाता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स में, उसके पेड़ हैं, तो क्या मैंगो के ट्रीज और कहीं नहीं है? कहीं काफ़ी सारी जगहों पे है। लेपर्ड कई जगह देखने को मिल सकता है, वुल्फ कई जगह देखने को मिल सकती है, बट एंडेमिक स्पीशीज वो होते हैं जो एक्सक्लूसिवली ओनली एंड ओनली एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। वो जो प्रजाति है वो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ दैट एरिया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है जायंट स्क्विरल का। जायंट स्क्विरल सिर्फ और सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही देखने को मिली बच्चों को। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ये जो स्क्विरल है ये और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जोन में ही होते हैं कुछ प्लांट्स और एनिमल्स। Madhavji shows Sal and wild mango are two examples of एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे जो मैंगो है अब देखिए वो कुछ डिफरेंट है। वाइल्ड मैंगो, यहाँ पे वाइल्ड मैंगो के पेड़ हैं और साल के पेड़ हैं जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक फ्लोरा है। बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर द एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है, उड़ती है गिलहरी। अब आई एम नॉट श्योर, मैंने देखी नहीं है ये स्क्विरल, आप लोग भी ये रिसर्च करिएगा ज़रा कि क्या वाकई ये स्क्विरल उड़ती है, बट इसको लिखा गया है यहाँ पे, इसका नेम क्या है, फ्लाइंग स्क्विरल है और जायंट स्क्विरल। Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction to new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो ये बहुत ही स्पेशल टाइप की प्रजातियाँ होती हैं, इनको एक्चुअली बाहर वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है कि ये बाहर भी सर्वाइव कर सकें, तो ये एक पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित रह जाते हैं।
अब यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इनको तो ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे। स्पीशीज़ क्या होते हैं? स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग मीन्स स्पीशीज़ क्या होती है? एक पर्टिकुलर एनिमल की या प्लांट की प्रजाति जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, मीन्स अपने ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन्स वो अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़। ऑब्वियसली जो एक ही प्रजाति के एनिमल्स होंगे वो ही तो आपस में न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है, इसी तरीके से एनिमल्स में भी होता है। तो स्पीशीज़ वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है जिनके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होते हैं और वो अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। इसको बोलते हैं ब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग करना। बायोस्फीयर रिजर्व हमने देख लिया। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। सोन पहेली सीज अ बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। तो पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल इन बाई लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। देखिए, किलिंग मार देना जानवरों को, पोचिंग मतलब इलीगली मार देना, हर्ट करना उनको, कैप्चर करना, ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ऐसे एरियाज में। अगर ऐसा करता है कोई तो डबल ऑफेंस है बाय लॉ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। तो अगेन सूटेबल लिविंग कंडीशंस मिलती है एनिमल्स को, वो बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं पूरे सेंचुरी के अंदर। ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं सेंचुरीज़ में ही, वहाँ की देखभाल करने के लिए आसपास के लोग, उनको बस इतना अलाउड होता है कि वो अपने जानवरों को ले जा करके वहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर वहाँ से लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकते हैं, और जो जड़ी बूटियों वाले पेड़ होते हैं, थोड़े मेडिसिनल जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारे पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, वाइट आइड बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये कुछ एनिमल्स मेंशन है यहाँ पे। इन सबों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में रखा जाता है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड्स इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। तो ये सारे नेचुरल हैबिटेट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं एनिमल्स को कि वो जिस तरीके से रहना चाहें, जो उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट लगे वहाँ वो रह सकें। इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन नेबरहुड इंक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आसपास रहने वाले लोग ही इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को भी नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पर भी वो एनिमल्स को हर्ट करते हैं, यहाँ के जो प्लांट लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। Children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoos are also places where animals receive protection. तो चिल्ड्रन जो वहाँ पे बच्चे घूमने गए उनको ये ध्यान आया कि भाई ज़ू भी तो है, ज़ू भी होता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलती है। तो क्या डिफरेंस है ज़ू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में? देखिए, ज़ू में आपने देखा होगा चिड़ियाघर में कि वहाँ पे एनिमल्स, पूरी पब्लिक आती है जानवरों को देखने के लिए, ठीक है। और जानवरों को कैसे रखा जाता है? केज के अंदर रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है। अब वो एक फ्री एनवायरनमेंट थोड़ी ना हुआ, वहाँ पे एनिमल्स जो रह रहे हैं वो बंधन में रह रहे हैं, वो उनको नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल रहा है। वो तो आपके लिए एक एग्जीबिशन टाइप का लगा हुआ है कि भाई जाइए और जाके जानवरों को देखिए। तो वो सारे एनिमल्स बहुत अनकंफर्टेबली रहते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एनिमल्स फ्रीली रहते हैं। तो ये डिफरेंस है एक चिड़ियाघर में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। So in your opinion, will the animals be comfortable in a zoo or in their natural habitat? Obviously natural habitat में animals comfortable होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में animals ज़्यादा comfortable होंगे। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। On the road side there was another board on which was written Satpura National Park. Children are now eager to go there. अब children वहाँ पे भी जाते हैं। माधव जी tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystems. ये भी काफ़ी बड़े होते हैं नेशनल पार्क जो होते हैं। They preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area. किसी हिस्से में जो भी हिस्टोरिकल, जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उन सब का भी प्रोटेक्शन होता है along with flora and fauna.
Satpura National Park is the first reserve forest of India. So this is very important, you have to mark this. Satpura National Park is the first reserve forest in India. इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट सतपुड़ा नेशनल पार्क था. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. बहुत ही फाइनेस्ट जो इंडियन टीक के जो पेड़ होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. तो अगर भारत में देखा जाए तो मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इस समय हैं. रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क. रॉक शेल्टर्स क्या होते हैं? रॉक मतलब बड़े बड़े जो पत्थर की शिलाएं होती हैं उसके अंदर शेल्टर मतलब गुफा टाइप की बनी हुई है वहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क में. दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स. तो जंगल्स में पहले प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से भी पहले. हिस्ट्री क्या होता है? जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, जिसका हमें साक्ष्य मिलता है, कहीं पर रिटन है. लेकिन प्री हिस्टोरिक वो समय था कि जहाँ का कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उस एरा का, लेकिन हमें कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे पहले लोग रहा करते होंगे. जो अर्ली मैन का जो टाइम होता है वहाँ उस समय की हम बात कर रहे हैं. प्री हिस्टोरिक मतलब वो समय हो गया. वहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं रॉक शेल्टर्स के जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस जंगल में लोग रहते होंगे पहले. These give us an idea of life of primitive people. रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स. यहाँ पे जो रॉक शेल्टर्स है इसके अंदर रॉक पेंटिंग्स भी मिलती हैं. अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. सो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर टोटल 55 रॉक शेल्टर्स देखने को मिले. रॉक शेल्टर्स के अंदर रॉक पेंटिंग्स भी देखने को मिली. फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे इस तरीके के फिगर्स वहाँ पे डिपिक्ट किए गए. वहाँ पिक्चर्स जो मिली ना उसमें इस तरीके के फिगर्स बने हुए थे. मेनी ट्राइबल्स आर स्टिल लिविंग इन दिस एरिया. तो बहुत सारे यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो अभी भी वहाँ पे रहती हैं. As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का बोर्ड दिखता है बच्चों को. माधव जी explains that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के तरफ से. किस लिए? टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन. टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती चली जा रही थी हमारी कंट्री में. तो ऐसा ना हो, ये टाइगर्स एक्सटिंक्ट ही ना हो जाएं, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम, हमारे फूड चेन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. तो ऐसा ना हो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया ताकि इनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके. टाइगर इज़ वन ऑफ द मेनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आर फॉरेस्ट. तो हमारे जंगलों से ये डिसअपियर होते चले जा रहे हैं टाइगर्स. बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन टाइगर्स हैज़ बीन सीन हेयर. यहाँ पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में इंक्रीज देखा गया टाइगर की पॉपुलेशन में. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन सतपुड़ा नेशनल पार्क. तो एक टाइम था जब यहाँ पे बफेलोज, बारासिंगा, वाइल्ड लायन, वाइल्ड बफेलोज, एलिफेंट्स, ये सारे एनिमल्स भी मिलते थे देखने को. एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स. तो वो एनिमल्स जिनका नंबर बहुत ज़्यादा डिमिनिश होता चला जा रहा है, मतलब रिड्यूस होता चला जा रहा है, उनका जो नंबर है वो कम होता चला जा रहा है, इतना कम होता चला जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हो सकता है वो विलुप्त ही हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, मतलब विलुप्त हो जाएं. ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है इंडेंजर्ड एनिमल्स. बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो. देखिए हम सब जानते हैं कि पहले डायनासोर्स भी हुआ करते थे, बट आज की टाइम में डायनासोर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैव बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट. आज की डेट में नेचुरल हैबिटेट में इतना डिस्टर्बेंस कर दिया गया है कि कुछ एनिमल्स खत्म होते चले जा रहे हैं, विलुप्त होते चले जा रहे हैं. प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल द नेशनल पार्क्स. क्योंकि जब तक स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए जाएंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ तक कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी लोग इन एनिमल्स को हंट कर देते हैं, इनको हर्ट कर देते हैं. तो इसलिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं ताकि इनको फुल प्रोटेक्शन मिल सके. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एटसेट्रा आर नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क. सो एक और डिफरेंस मिला हमको किसमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में.
क्या डिफरेंस है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड भी हैं, जैसे कि ग्रेजिंग, एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर फायरवुड, आप मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, यहाँ पे आप कुछ भी, किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। Madhavji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals। तो माधव जी ने पहेली को बताया कि जो छोटे जानवर होते हैं वो ज़्यादा खतरे में हैं, छोटे जानवर एक्सटिंक्शन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। At times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in our ecosystem। कई बार हम बिना सोचे समझे स्नेक्स को, मेढक, छिपकलियाँ, बैट्स, आउल्स, इनको बड़ी आसानी से मार देते हैं। हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि हमारे इकोसिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बाय किलिंग देम वी आर डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम, और इसका रिजल्ट ये होगा कि हम अपने आप को ही हार्म करने वाले हैं अल्टीमेटली। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये बहुत छोटे देखने में लग सकते हैं, बट इन सब का, हर एक जानवर का, छोटे से छोटे जीव का भी इकोसिस्टम में अपना एक रोल होता है। इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास। इकोसिस्टम क्या होता है? एक एरिया का लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होता है, पूरे को मिलाकर हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब किसी एक एरिया में रहने वाले सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की रिवर, वाटर बॉडी, सब चीज़ों को मिला करके अगर हम देखें तो कहा जाता है ये इस एरिया का इकोसिस्टम है। अब बूझो सोच रहा है, इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी इंडेंजर्ड स्पीशीज़, कि क्या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का कोई रिकॉर्ड भी हम रखते हैं? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है, किस स्पीशी को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? तो इसके लिए रेड डेटा बुक सामने आती है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल्स देम दैट रेड डेटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया बच्चों को कि ऐसे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, जिनकी एक्सटेंशन की तरफ जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं या जो विलुप्त हो सकते हैं, उनको किस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है? उनका रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन किया जाता है? रेड डेटा बुक में। रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो रेड डेटा बुक वैसे तो इंटरनेशनली मेंटेन की जाती है, बट इंडिया में भी रेड डेटा बुक मेंटेन की जाती है टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंडिया में अवेलेबल हैं और वो इंडेंजर्ड हैं। अब बात करते हैं माइग्रेशन की। द एक्सकर्शन पार्टी दैट एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर गाइडेंस ऑफ माधव जी, दे सिट नियर द तावा रिजर्वॉयर। ठीक है, तावा रिजर्वॉयर के पास बैठते हैं सारे के सारे और रिलैक्स करते हैं। पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। पहेली ऑब्जर्व करती है, ध्यान देती है, कुछ चिड़ियों को देखती है वो रिवर के पास, नदी के पास। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऐसी बर्ड्स जो कि माइग्रेशन करके आई हैं, मतलब ये किसी दूसरे हिस्से से आई हैं यहाँ पर, जो यहाँ की नहीं है बट कहीं और से उड़ करके आई हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो बर्ड्स हैं, ये जो चिड़ियाँ हैं, ये दूसरे हिस्से से, वर्ल्ड के मतलब दुनिया के और अलग अलग हिस्सों से उड़ करके यहाँ पर आई हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। जब क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, मतलब अनफेवरेबल चेंजेस हो जाते हैं, कई बार चिड़ियाँ जो हैं उनके हिसाब का टेम्परेचर या क्लाइमेट उनको नहीं मिलता है, तो वो अपने लोकल एरिया से उड़ करके कहीं और ट्रैवल करके मूव कर जाती हैं, उड़ के चली जाती हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। तो वो कई बार जब उनको एग्स ले करने होते हैं, अंडे देने होते हैं, तो वो अपने फेवरेबल, जो उनको फेवरेबल टेम्परेचर लगता है, उस टेम्परेचर वाले एरिया में चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत कोल्ड हो गया, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो वहाँ पे वो एग्स ले नहीं कर सकती। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ऐसे ही बर्ड्स जो कि दूसरे एरियाज़ में जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, उन बर्ड्स को हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। अब देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है। पेपर की रिसाइकलिंग, पेपर हम सभी जानते हैं, रिसाइकलिंग मतलब उसका कम से कम वेस्टेज हो, हम रिसाइकिल करके बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधे हम इसलिए भी काटते हैं क्योंकि हमें पेपर की ज़रूरत होती है, और पेपर बनता है पेड़ों से।
He tells him that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. 1 टन पेपर का बनाने के लिए 17 पूरे बड़े बड़े पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, फुल ग्रोन ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है. देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें पेपर को भी सेव करना चाहिए. प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़. पेपर का बहुत जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, रिसाइकिल करा जा सकता है. इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, उन्होंने बताया कि अगर हर एक बच्चा एक दिन में 1 शीट भी बचाता है पेपर की, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर, तो हम साल भर में बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं. अब यहाँ पे कई सारे बच्चे सोचेंगे कि ठीक है, फिर तो इसके लिए एग्जाम्स ही ना हो, क्योंकि अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो शीट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, है ना. वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट. तो हम कैसे सेव कर सकते हैं? हम ऐसे नहीं सेव करेंगे, हमें एग्जाम्स तो देने ही पड़ेंगे. हमें सेव कैसे करना चाहिए? हमें पेपर का रीयूज़ करना चाहिए. बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पेपर. तो इसका मैन्युफैक्चरिंग जो भी होता है, वाटर का इस्तेमाल होता है, टाइम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ तो लगता है, वो सारी चीज़ों में भी गिरावट आएगी, उन सारी चीज़ों को भी हम सेव कर पाएंगे. मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस. बहुत सारा हार्मफुल केमिकल भी इस्तेमाल होता है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा. अब बूजो इज़ वॉन्डरिंग इज़ देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो हमें पता चल गया भाई डिफॉरेस्टेशन से इतनी परेशानियां होती हैं और हमें कंजर्व करना पड़ता है प्लांट्स और स्पीशीज़ को, तो क्या करना चाहिए? तो वो सोच रहा है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है. So Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation. Very important. Deforestation का एकमात्र ही solution है, एकमात्र ही इसका हल है और वो है reforestation. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सजेस्ट किया. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. Reforestation का मतलब होता है पेड़ उगाना. आप नए पेड़ लगाइए, आपने फॉरेस्ट पूरे जो क्लियर कर दिए हैं उसकी जगह आप नए पेड़ों को लगाइए, फिर से जंगल तैयार करिए, यही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है. द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज़ विच आर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट. तो यहाँ पे बात ये भी गौर करने वाली है कि किस हिस्से में कौन से प्लांट्स वहाँ पे इजीली ग्रो कर सकते हैं, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है किसी एक पर्टिकुलर जंगल की. भाई जंगल साफ़ कर दिए, जंगल में जिस तरीके के पेड़ थे उसी तरीके के पेड़ वहाँ पे लगाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलिटी है, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे. वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट. तो जितने पेड़ काटे जाएँ उतने ही फिर से लगा दिए जाएँ. रीफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. कई बार पेड़ काट दिए जाएँ और अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए उस एरिया को, मतलब उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह ना किया जाए, ऐसे ही पड़ी रहे वो लैंड, तो अपने आप नेचुरली भी वो वापस से पेड़ सारे उग जाते हैं. नेचर इस तरीके से काम करता है. आपने देखा होगा कई बार, आप अगर कभी कहीं ट्रिप पे जाते हैं, आप देखते हैं कि जंगल या जो ऐसा एरिया साइड में ऐसे आपको दिखता रहता है, तो वहाँ आप देखो कितना लश ग्रीन होता है वो. कैसे वो वहाँ तो कोई ध्यान में नहीं रख रहा, उसको कोई माली नहीं है, कोई गार्डनर नहीं है, कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा उस एरिया का, बट वहाँ पे कितने बड़े बड़े पेड़, एकदम हरे भरे लहलहाते हुए पेड़ आपको दिखते हैं. कैसे दिखते हैं? ये नेचर है, नेचर उनको प्रोटेक्ट करके रखता है. नेचर इस तरीके का वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाता है. इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो कई बार नेचुरल रिफॉरेस्टेशन भी हो जाता है, अपने आप पूरा जंगल फिर से तैयार हो जाता है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत नहीं होती है. वी हैव ऑलरेडी caused tremendous damage to our forest. हम ऑलरेडी इतने सालों से अपने फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं. इफ़ वी हैव टू रिटेन आर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें फिर से रिटेन हो जाएं, जो ज़्यादा बढ़ गई हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम चाहते हैं कि रुक जाएं, तो इसके लिए हमें प्लांटेशन करना चाहिए ट्रीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा. Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है भारत में. दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट्स. तो जंगल को प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, प्रिजर्व करके रखना, ये पूरा क्या कौन सा एक्ट देखता है, किस एक्ट के अंदर में आता है?
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर आता है। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। तो अब शाम होने वाली थी, सनसेट होने वाला था, तो माधव जी ने सजेस्ट किया कि अब बच्चों को वापस सी की तैयारी करनी चाहिए। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो इस एक्साइटिंग सफ़र में उनको गाइड करने के लिए माधव जी का थैंक किया सभी ने और सभी वापस हो गए। तो इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकली समझ में आया होगा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और किस तरीके से उससे प्रॉब्लम्स आती हैं और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं। तो अब इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।